क्या चाइना ने अमेरिकी डॉलर के मोनोपोली और पेट्रो डॉलर के वर्चस्व को तोड़ने के लिए एक 50 साल का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है? एक ऐसा प्लान जो कभी मीडिया की हेडलाइन नहीं बना। खुद चाइना ने कोई ग्लोबल पावर या विश्व गुरु बनने के दावे नहीं किए। किसी आर्थिक या सामरिक युद्ध की घोषणा नहीं की गई। यह बहुत ही साइलेंटली किया गया, बिजनेस एज यूजुअल के अंदाज में। दिन था 26 मार्च 2018, समय सुबह के 9 बजे। इतिहास में पहली बार शंघाई इंटरनेशनल एनर्जी एक्सचेंज INE के स्क्रीन पर दिखा फर्स्ट युआन डिनोमिनेटेड क्रूड ऑयल फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स। 154 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल ट्रेड, डॉलर में नहीं, चाइना के अपने करेंसी युआन में। 1974 में अमेरिकी राष्ट्रपति हेनरी किसिंगर ने सऊदी अरब के साथ पेट्रो डॉलर डील किया था। क्रूड ऑयल सिर्फ डॉलर में बिकेगा और बदले में अमेरिका सऊदी अरब की हिफाजत करेगा। और फिर पूरी ग्लोबल इकोनॉमी ही बदलने लगी। दुनिया के हर देश को डॉलर चाहिए था क्योंकि एनर्जी की जरूरत थी। अगले 50 सालों तक पेट्रो डॉलर ने दुनिया को अपनी शर्तों पर नचाया, लेकिन अमेरिका के लगातार बढ़ते ग्लोबल फाइनेंशियल मोनोपोली के बीच चाइना चुपके से एक ऑल्टरनेटिव तैयार करने लगा। और आज रशिया अपने ऑयल एक्सपोर्ट का बड़ा हिस्सा युआन में सेटल करता है। 2021 के 4% से बढ़कर 2024 में यह 23% हो गया। लेकिन यह तो बस एक नए ग्लोबल पावर गेम की शुरुआत थी। जून 2024 में सऊदी अरब भी चाइना के एम ब्रिज, मल्टीपल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ब्रिज में शामिल हो गया और ऑयल ट्रेड युआन में सेटल करने की सहमति देती। एम ब्रिज चाइना के सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बाईपास करता है यूएस डॉलर डिनोमिनेटेड ग्लोबल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर स्विफ्ट को। अक्टूबर 2023 में पहला क्रूड ऑयल परचेज चाइनीज डिजिटल युआन में सेटल हुआ। आज मिडिल ईस्ट वॉर के बीच भी ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ट्रांजिट फी युआन में एक्सेप्ट कर रहा है। रशिया भी स्विफ्ट सैंक्शन के बाद युआन में ट्रेड सेटल कर रहा है। युआन का ग्लोबल पेमेंट में शेयर दिसंबर 2024 तक बढ़कर 3.75% हो गया था। चाइना का INE क्रूड ऑयल फ्यूचर्स भी 2023 तक 6th रैंक्ड ग्लोबल ट्रेडिंग वॉल्यूम हो चुका था। लेकिन यह कहानी सिर्फ पेट्रो डॉलर के कंपटीशन तक सीमित नहीं है। पेट्रो डॉलर को चाइनीज युआन खत्म नहीं कर रहा है, बल्कि खत्म कर रहा है पेट्रो डॉलर को खुद। अमेरिका की वो गलती जहां उसने फाइनेंशियल सिस्टम को हथियार बनाने की कोशिश शुरू कर दी। और जब दुनिया भर के देश ढूंढ रहे थे एक ऐसा दरवाजा जो अमेरिका कंट्रोल नहीं कर रहा हो, वहीं पर खोल दिया है चाइना ने एक ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल सेटलमेंट सिस्टम को। चाइना कोई डॉलर को रिप्लेस नहीं कर रहा है, वो शायद ऐसा करना भी नहीं चाहेगा क्योंकि युआन एक टाइटली मैनेज्ड करेंसी है। लेकिन जिस चाइनीज युआन का 2018 तक ग्लोबल ऑयल ट्रेड में शेयर 0 था, आज वो रसिया, ईरान, UAE, सऊदी अरब, कतर जैसे देशों के लिए एनर्जी सेटलमेंट का एक ऑप्शन है। चाइना ने फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है। एम ब्रिज, INE फ्यूचर्स और डिजिटल युआन को स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है ऑयल ट्रेड सेटलमेंट के लिए, विदाउट टचिंग द डॉलर सिस्टम। अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने 1971 में ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम से गोल्ड स्टैंडर्ड हटाया था। किसिंगर ने 1974 में पेट्रो डॉलर सिस्टम बनाया था। चीन ने 26 मार्च 2018 से उसका रिप्लेसमेंट बना दिया और बदलने लगी है ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम की कहानी। क्या चाइनीज युआन डॉलर को खत्म कर देगा भविष्य में? पेट्रो डॉलर से पेट्रो युआन तक की असली लड़ाई आखिर है क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी विथ रवि सिन्हा। 26 मार्च 2018 सुबह 9 बजे शंघाई में एक गोंग बजता है। कंप्यूटर स्क्रीन पर एक नया क्रूड ऑयल कॉन्ट्रैक्ट दिखाई देता है। नाम था SC क्रूड ऑयल फ्यूचर्स। प्राइस डॉलर में नहीं, चाइनीज युआन में। शंघाई इंटरनेशनल एनर्जी एक्सचेंज INE पर पहली बार मेनलैंड चाइना का ऐसा कमोडिटी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ जो ओवरसीज इन्वेस्टर्स के लिए भी खुला था। चाइनीज RMB पर बैरल में प्राइस था और फिजिकल डिलीवरी
अलाउ करता था। उस सुबह डॉलर खत्म नहीं हुआ, सऊदी अरब ने डॉलर छोड़ने की कोई घोषणा नहीं की, ओपेक ने कोई इमरजेंसी मीटिंग नहीं की, फेडरल रिजर्व नहीं घबराया। लेकिन मॉनेटरी हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से चाइना ने एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल दुनिया के सामने रख दिया। अगर दुनिया का सबसे बड़ा कमोडिटी मार्केट सिर्फ डॉलर में प्राइस होना जरूरी नहीं है, तो क्या दुनिया का मॉनेटरी सिस्टम भी हमेशा डॉलर सेंट्रिक रहना जरूरी है? और यहीं से शुरू होती है मेरी आज की कहानी। लेकिन इसे सेंसेशनल तरीके से समझना आसान है। चाइना डॉलर को खत्म कर रहा है। असल कहानी कहीं ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है। चाइना शायद डॉलर को मारने की कोशिश नहीं कर रहा। चाइना कुछ और बना रहा है, एक ऐसी फाइनेंशियल हाईवे जिस पर चलने के लिए डॉलर का टोल बूथ जरूरी ना हो। और यही डिफरेंस आने वाले 20-30 साल की ग्लोबल इकोनॉमी समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर यह कहानी आपको अभी तक इंटरेस्टिंग लग रही है, तो आगे ये और भी दिलचस्प लगने वाली है। लगे हाथों वीडियो को लाइक, हाइप और शेयर करें। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। पहले पेट्रो डॉलर को समझिए। इंटरनेट पर पेट्रो डॉलर की कहानी अक्सर बहुत ही सिंपल बताई जाती है। 1971 में निक्सन ने डॉलर की गोल्ड कन्वर्टेबिलिटी खत्म कर दी। फिर 1974 में हेनरी किसिंगर सऊदी अरब गए, डील हुई। सऊदी सिर्फ डॉलर्स में ऑयल बेचेगा, अमेरिका सऊदी रॉयल फैमिली की सिक्योरिटी करेगा। हर देश को ऑयल चाहिए, इसलिए हर देश को डॉलर चाहिए। पेट्रो डॉलर यहीं से पैदा हो गया। यह स्टोरी कंपेलिंग है, लेकिन हिस्ट्री इतनी सिनेमैटिक नहीं होती। 1974 में यूनाइटेड स्टेट्स और सऊदी अरब के बीच ज्वाइंट कमीशन ऑन इकोनॉमिक कोऑपरेशन जरूर बना। सिक्योरिटी कोऑपरेशन भी बहुत डिपेंड हुआ। सऊदी ऑयल रिजर्व्स का बड़ा हिस्सा यूएस फाइनेंशियल असेट्स, विशेषकर ट्रेजरी सिक्योरिटीज में रिसाइकिल होने लगा। इसने डॉलर बेस्ड फाइनेंशियल आर्किटेक्चर को रीइंफोर्स किया। लेकिन अवेलेबल यूएस गवर्नमेंट डॉक्यूमेंटेशन कोई ऐसा सिंपल यूनिवर्सल ट्रीटी नहीं दिखाती कि सऊदी ऑयल केवल डॉलर में ही बेचेगा। और इसी एक एग्रीमेंट से पेट्रो डॉलर पैदा हुआ था। डॉलर डोमिनेंस की फाउंडेशन इससे कहीं बड़ी थी। अमेरिका की विशाल इकोनॉमी, डीप कैपिटल मार्केट्स, ट्रेजरी मार्केट, डॉलर कन्वर्टेबिलिटी, इंटरनेशनल बैंकिंग, ट्रेड फाइनेंस, कमोडिटी प्राइसिंग, मिलिट्री एंड जियोपॉलिटिकल पावर, और सबसे महत्वपूर्ण नेटवर्क इफेक्ट। अगर दुनिया के सारे लोग व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, तो कोई नया मैसेजिंग ऐप टेक्निकली बेहतर होने के बावजूद ओवरनाइट व्हाट्सएप नहीं बन जाता। करेंसी में भी यही होता है। अगर बायर डॉलर रखता है, सेलर डॉलर चाहता है, बैंक डॉलर फाइनेंस देता है, ऑयल डॉलर में कोटेड है, इंश्योरेंस डॉलर में है, डेरिवेटिव हेज डॉलर में है, और सेंट्रल बैंक रिजर्व भी डॉलर में है, तो अगला ट्रांजैक्शन भी नेचुरली डॉलर में होता है। डॉलर पावरफुल इसलिए नहीं है कि किसी ने कानून बना दिया कि दुनिया डॉलर इस्तेमाल करे। डॉलर पावरफुल है क्योंकि हर कोई डॉलर इस्तेमाल करता है। यही नेटवर्क इफेक्ट है। ऑयल डॉलर के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों था? अब सोचिए, 1970s की दुनिया, ऑयल सिर्फ कमोडिटी नहीं था। ऑयल था ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, इंडस्ट्री, मिलिट्री, शिपिंग, एविएशन, पेट्रोकेमिकल्स, इकोनॉमिक लाइफ का ब्लड। मेजर ऑयल एक्सपोर्टर्स अपने बैरल्स डॉलर में प्राइस करते हैं। इंपोर्टर को ऑयल चाहिए तो डॉलर चाहिए। ऑयल एक्सपोर्टर को डॉलर मिलता है, उसके पास सरप्लस डॉलर्स आते हैं। वो कहां इन्वेस्ट करेगा? यूएस बैंक्स, यूएस बॉन्ड्स, ट्रेजरीज, डॉलर एसेट्स। यानी यहां से एक साइकिल बनती है। ऑयल, डॉलर डिमांड, डॉलर रिजर्व, यूएस एसेट, डॉलर डिमांड। इसे ब्रॉडली पेट्रो डॉलर रिसाइकलिंग कहा गया। मेजर ऑयल एक्सपोर्टर्स दशकों से ऑयल को डॉलर्स में प्राइस करते रहे और पेट्रो डॉलर रिवेन्यूज अक्सर यूएस ट्रेजरीज तथा दूसरे यूएस असेट्स में रिसाइकिल होते रहे, जिससे डॉलर की रिजर्व करेंसी रोल रीइंफोर्स हुई। लेकिन
यहां सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन दूर कीजिए। डॉलर की ताकत ऑयल से कहीं बड़ी है। अगर कल सऊदी अरब अपने कुछ बैरल्स युआन में बेच भी दे तो इससे डॉलर खत्म नहीं होगा, क्योंकि डॉलर सिर्फ ऑयल करेंसी नहीं है, वो है ट्रेड करेंसी, रिजर्व करेंसी, फंडिंग करेंसी, फॉरेक्स वेहिकल करेंसी, डेट करेंसी, कोलैटरल करेंसी, सेफ हेवन करेंसी। यानी पेट्रो डॉलर पूरे डॉलर एम्पायर का एक पिलर है, पूरा बिल्डिंग नहीं। फिर चाइना ने 2018 में एग्जैक्टली क्या किया? चाइना ने एक इंटेलिजेंट प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की। चाइना दुनिया के सबसे बड़े ऑयल इंपोर्टर्स में है। वो एनॉर्मस मात्रा में क्रूड खरीदता है, लेकिन इंटरनेशनल ऑयल बेंचमार्क है क्या? ब्रेंट के लिए डॉलर चाहिए, वर्ल्ड ट्रेड इंपोर्ट के लिए डॉलर। यानी चाइना कमोडिटी का मैसिव बायर है, लेकिन प्राइसिंग आर्किटेक्चर लार्जली किसी और फाइनेंशियल सिस्टम के हाथ में है। चाइना ने कहा, हम अपना बेंचमार्क क्यों नहीं बनाते? और इसलिए आया INE क्रूड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, चाइनीज RMB डिनोमिनेटेड, फिजिकल सेटलमेंट, फॉरेन पार्टिसिपेशन पॉसिबल। यह सिर्फ ट्रेडिंग प्रोडक्ट नहीं था, स्ट्रेटजिकली इसके 3 पोटेंशियल फंक्शंस थे। पहला, ऑयल का एशियन बेंचमार्क। दूसरा, RMB में प्राइस डिस्कवरी। तीसरा, RMB इंटरनेशनलाइजेशन। INE खुद बताता है कि क्रूड कॉन्ट्रैक्ट 26 मार्च 2018 को लिस्ट हुआ और RMB युआन पर बैरल में ट्रेडेड तथा फिजिकली सेटल होता है। लेकिन यहां एक सटल डिफरेंस समझिए। ऑयल फ्यूचर्स युआन में ट्रेड होने का मतलब यह नहीं हुआ कि दुनिया का ऑयल युआन में सेटल होना, और ऑयल युआन में सेटल होना मतलब नहीं कि युआन ग्लोबल रिजर्व करेंसी बन गया। ये 3 अलग स्टेजेस हैं, और चाइना की पूरी चैलेंज इन्हीं 3 स्टेजेस के बीच है। पेट्रो युआन बनने के लिए 3 दरवाजे पार करने होंगे। मान लीजिए सऊदी अरब चाइना को $10 बिलियन का ऑयल बेचता है। पहला सवाल, ऑयल किस करेंसी में प्राइस होगा, डॉलर या युआन? दूसरा, पेमेंट किस करेंसी में सेटल होगा, डॉलर या युआन? लेकिन तीसरा सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है। सऊदी को 100 बिलियन युआन मिल गए, अब सऊदी उस युआन का करेगा क्या? यही पूरी कहानी है। रिजर्व करेंसी बनने के लिए सिर्फ यह पर्याप्त नहीं कि कोई देश आपकी करेंसी में पेमेंट ले, उसे यह भी विश्वास होना चाहिए कि वो उस करेंसी को फ्रीली इन्वेस्ट कर सकता है, कन्वर्ट कर सकता है, निकाल सकता है, हेज कर सकता है, और जरूरत पड़ने पर बिना पॉलिटिकल परमिशन के असेट बेच सकता है। यही डॉलर का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आ जाता है। अमेरिका कहता है, ये रहे ट्रेजरी सिक्योरिटीज, मैसिव मार्केट, हाईली लिक्विड, रेपो मार्केट, डेरिवेटिव्स, ग्लोबल बैंक्स और जनरली ओपन कैपिटल अकाउंट। चाइना को पेट्रो युआन बनाने के लिए सिर्फ ऑयल बायर नहीं बनना, उसे दुनिया के ऑयल एक्सपोर्टर्स के लिए युआन इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम भी बनाना होगा। यानी क्रूड खरीदना रिलेटिवली आसान पार्ट है, सरप्लस युआन को दुनिया के लिए डिजायरेबल सेविंग असेट बनाना मुश्किल पार्ट है। यही वो पॉइंट है जिसे पेट्रो डॉलर की वायरल स्टोरीज अक्सर मिस कर देती है। दरअसल साल 2022 ने पूरा ग्लोबल गेम ही बदल दिया। रसिया को डॉलर ऑल्टरनेटिव की जरूरत पड़ी। रशिया ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया, वेस्टर्न सैंक्शंस लगे, रशियन बैंक्स पर रेस्ट्रिक्शंस लगे, फॉरेन रिजर्व फ्रीज कर दिए गए, स्विफ्ट एक्सेस पर एक्शन हुआ। सडनली दुनिया के कई देशों को एक थ्योरेटिकल सवाल प्रैक्टिकली समझ में आया। रिजर्व करेंसी केवल फाइनेंशियल असेट नहीं होती, वो जियोपॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी होती है। अगर आपका रिजर्व असेट किसी दूसरे ज्यूरिसडिक्शन के फाइनेंशियल सिस्टम में है तो एक्सट्रीम जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट में एक्सेस रिस्क पैदा हो सकता है। रसिया के लिए ऑल्टरनेटिव करेंसी सेटलमेंट सडनली स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी बन गया, और यही चाइना पहले से तैयार था। RMB, चाइनीज बैंक्स, चाइना रसिया ट्रेड, CIPS, कमोडिटी डिमांड। IMF रिसर्च बताती है
कि यूक्रेन इन्वेजन के बाद रसिया के इंपोर्ट्स में आरएमबी इनवॉइसिंग ड्रामेटिकली बढ़ी और डॉलर तथा यूरो दोनों को डिस्प्लेस हुआ। आईएमएफ ने ब्रॉडर चाइना अलाइंड ब्लॉक में भी 2022 के बाद आरएमबी ट्रेड फाइनेंस शेयर को लगभग 4% से करीब 8% तक डबल होते देखा। यह एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। ऐसा इसलिए कि करेंसी इंटरनेशनलाइजेशन टेक्स्ट बुक से नहीं होती, यूज केस से होती है। रसिया को ऑल्टरनेटिव चाहिए था, चाइना के पास ऑल्टरनेटिव था। ट्रांजैक्शन शुरू हुई, फिर लिक्विडिटी आई, फिर हेजिंग आया, फिर बैंक्स ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। यही नेटवर्क इफेक्ट का रिवर्स इंजीनियरिंग है। चाइना डॉलर को आदेश देकर रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन हर जियोपॉलिटिकल शॉक एक नया पार्टिसिपेंट आरएमबी नेटवर्क में पुश कर सकता है। सैंक्शंस डॉलर की स्ट्रेंथ है और वीकनेस भी। अब यहां पैराडॉक्स देखिए, अमेरिका के पास सैंक्शंस पावर क्यों है? क्योंकि डॉलर पावरफुल है, ग्लोबल बैंकिंग डॉलर सेंटर्ड है, डॉलर क्लियरिंग इंपॉर्टेंट है, यूएस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंपॉर्टेंट हैं, और इसलिए अमेरिका डॉलर सिस्टम तक एक्सेस को जियोपॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन जितना ज्यादा पावरफुल टूल इस्तेमाल होगा, उतनी ज्यादा दुनिया बैकअप टूल बनाने की कोशिश करेगी। क्या इसका मतलब सैंक्शंस इनइफेक्टिव है? नहीं, कई सैंक्शंस एक्सट्रीमली पावरफुल रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक साइड इफेक्ट हो सकता है। कंट्रीज सोचें, अगर कभी वॉशिंगटन से हमारा सीरियस कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो हमारे पास प्लान बी क्या है? आईएमएफ ने भी पाया है कि जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट करेंसी इनवॉइसिंग चॉइस को इंक्रीजिंगली इन्फ्लुएंस कर रही है। साथ ही आईएमएफ की अर्लियर असेसमेंट यह भी कहती है कि अवेलेबल रिजर्व डेटा अभी यह प्रूव नहीं करते कि सैंक्शंस के कारण डॉलर रिजर्व शेयर में कोई सडन एक्सेलरेटेड कोलैप्स हो चुका है। यानी दो बातें साइमल्टेनियसली सच हो सकती हैं। डॉलर अभी डोमिनेंट है और कंट्रीज ऑल्टरनेटिव भी बना रही हैं। यही न्यूआंस महत्वपूर्ण है। अब आते हैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर। प्रोजेक्ट एम ब्रिज क्या है? एम ब्रिज का मतलब है डॉलर के बिना हाईवे। इसे अक्सर चाइना का डिजिटल युआन प्लेटफॉर्म कहा जाता है, हालांकि यह भी पूरी तरह एक्यूरेट नहीं है। एम ब्रिज ओरिजिनली बीआईएस इनोवेशन हब, हांगकांग मॉनेटरी अथॉरिटी, बैंक ऑफ थाईलैंड, यूएई सेंट्रल बैंक और पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के डिजिटल करेंसी इंस्टीट्यूट का ज्वाइंट मल्टी सीबीडीसी प्रोजेक्ट था। जून 2024 में सऊदी सेंट्रल बैंक भी फुल पार्टिसिपेंट बना। अक्टूबर 2024 में बीआईएस ने प्रोजेक्ट पार्टनर्स को हैंडओवर करने की घोषणा कर दी। अब इसका सिग्निफिकेंस समझिए। ट्रेडिशनल क्रॉस बॉर्डर पेमेंट में ट्रांजैक्शन कई कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक से गुजर सकती हैं। डॉलर यहां इंटरमीडियरी हो सकता है। मैसेजिंग अलग, सेटलमेंट अलग, फॉरेन एक्सचेंज कन्वर्जेंस अलग। एम ब्रिज जैसी आर्किटेक्चर थ्योरेटिकली कहती है, अगर दो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज एक शेयर्ड प्लेटफॉर्म पर डायरेक्टली सेटल कर सकती हैं, तो इंटरमीडियरी चेन ड्रामेटिकली छोटी हो सकती है। यानी सऊदी बैंक से चाइनीज बैंक, रियाल सीबीडीसी से डिजिटल युआन, डायरेक्ट सेटलमेंट, यहां डॉलर जरूरी नहीं। इसलिए ऐसी टेक्नोलॉजी जियोपॉलिटिकली इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक बहुत जरूरी करेक्शन यहां पर, सऊदी अरब जून 2024 में एम ब्रिज ज्वाइन कर चुका था, इसलिए 2026 ईरान वार को सऊदी के एम ब्रिज डिसीजन के कारण बताना क्रोनोलॉजिकली सही नहीं हो सकता है। हां, 2026 का कॉन्फ्लिक्ट ऑल्टरनेटिव पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की स्ट्रेटेजिक रेलिवेंस बढ़ा सकता है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की कंस्ट्रक्शन पहले से चल रही थी और क्रेडिबल एनालिसिस में यही फर्क होता है। कोरिलेशन और कॉजेशन को अलग रखना। 2026 ईरान वॉर और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज विवाद में करेंसी अचानक जियोपॉलिटिक्स बन गई।
2026 में मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट ने इस डिस्कशन को थियोरेटिकली नहीं रहने दिया। ये वीडियो शूट करते समय तक यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट और रीजनल फाइटिंग जारी है। शिपिंग और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की एक्सेस ग्लोबल एनर्जी मार्केट का सेंट्रल इशू बनी हुई है। कुछ वेसल्स को हॉर्मुज पैसेज के संदर्भ में चाइनीज करेंसी या क्रिप्टो में फीस देने के अरेंजमेंट्स ऑफर किए जा रहे थे, लेकिन इसे यह कहना कि ईरान ने यूनिवर्सली युआन और बिटकॉइन को ऑफिशियल हॉर्मुज करेंसी बना दिया है, एविडेंस से ज्यादा एक ब्रॉड क्लेम होगा। बाद में शिपिंग इंडस्ट्री डिस्कशंस में प्रपोज्ड फी और सैंक्शन रिलेटेड लीगल कॉम्प्लिकेशंस भी सामने आई, लेकिन स्ट्रेटेजिक सिग्नल बहुत बड़ा है। अगर डॉलर पेमेंट सैंक्शनड है तो सेटलमेंट कहां जाएगा? युआन, दिरहम, गोल्ड, क्रिप्टो, बार्टर, लोकल करेंसीज। यानी सैंक्शंस फाइनेंशियल इनोवेशंस को फोर्स कर सकती है। यह इनोवेशन डॉलर को इमीडिएटली रिप्लेस नहीं करती, लेकिन ये एक और रोड बनाती है। और ग्लोबल रिजर्व सिस्टम की सबसे इंटरेस्टिंग कहानी यही है। डॉलर हाईवे अभी भी सबसे बड़ा है, लेकिन पहले ऑल्टरनेटिव रोड्स नहीं थे, अब बनने लगे हैं। सऊदी अरब सबसे बड़ा प्राइज क्यों है? रसिया युआन यूज करे, वाशिंगटन कह सकता है सैंक्शनड इकॉनमी है। ईरान युआन यूज करे तो वही एक्सप्लेनेशन, लेकिन सऊदी अरब अलग है। सऊदी अमेरिका का डिकेड ओल्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और ग्लोबल ऑयल आर्किटेक्चर का सेंट्रल प्लेयर। अगर सऊदी चाइना वर्ल्ड ट्रेड का सिग्निफिकेंट हिस्सा आरएमबी में शिफ्ट होता है तो सिंबॉलिक इंपैक्ट बहुत बड़ा होगा, लेकिन यहां हमें एक्सएजरेशन से बचना चाहिए। सऊदी अरब की चाइना के साथ इकोनॉमिक टाइज बढ़ी हैं। युआन डिनोमिनेटेड ऑयल प्राइसिंग को लेकर वर्षों से डिस्कशंस और मार्केट स्पेकुलेशन रही हैं, लेकिन सऊदी ऑयल सिस्टम का होलसेल डॉलर से युआन कन्वर्जन अभी नहीं हुआ है। और यही हमें समझना चाहिए कि करेंसीज जियोपॉलिटिकल स्लोगन से नहीं बदलती, कॉमर्शियल कैलकुलेशन से बदलती है। सऊदी पूछेगा मुझे युआन लेने से क्या मिलेगा? चाइना से इंपोर्ट्स, चाइनीज इन्वेस्टमेंट, बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट्स, चाइनीज बॉन्ड्स, करेंसी स्वैप, टेक्नोलॉजी। अगर आंसर इंक्रीजिंगली यस होता जाता है तो युआन की यूटिलिटी बढ़ेगी। अब डेटा देखिए कि युआन की कहानी इंप्रेसिव भी है और हम्बलिंग भी। अगर सोशल मीडिया नैरेटिव सुने तो लग सकता है डॉलर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। एक्चुअल डेटा अलग पिक्चर देता है। जून 2026 में स्विफ्ट डेटा के मुताबिक सीएनवाई ग्लोबल पेमेंट्स में लगभग 2.38% था। इंटरनेशनल पेमेंट्स, यूरोजोन के भीतर की पेमेंट्स हटाकर सीएनवाई लगभग 3.1% था। वहीं उसी ग्लोबल पेमेंट मेजर में यूएस डॉलर लगभग 58.63% था। अब ट्रेड फाइनेंस देखिए। जून 2026 में स्विफ्ट कवर्ड ट्रेड फाइनेंस में आरएमबी 8% और डॉलर 81.16% था। तो क्या युआन तेजी से ग्रो कर रहा है? हां। डॉलर रिप्लेस कर चुका? बिल्कुल नहीं। अब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व देखिए। आईएमएफ के Q1 2026 डेटा में डॉलर 57.13%, यूरो 20.03%, आरएनबी 1.99% था। यह सबसे ब्रूटल रियलिटी चेक है। चाइना दुनिया के सबसे बड़ी ट्रेडिंग पावर्स में है, लेकिन सेंट्रल बैंक अपनी फॉरेन करेंसी रिजर्व का सिर्फ करीब 2% आरएमबी में रखते हैं। क्यों? यही सवाल युआन के फ्यूचर को डिसाइड करेगा। लेकिन दूसरी तरफ युआन को अंडरएस्टिमेट भी मत कीजिए। बीआईएस के 2025 ग्लोबल फॉरेक्स सर्वे के मुताबिक आरएमबी ग्लोबल फॉरेन एक्सचेंज टर्नओवर के 8.5% ट्रेड्स के एक साइड पर था और दुनिया की 5th मोस्ट ट्रेडेड करेंसी बन चुका था। डॉलर 89.2% और टॉप 10 करेंसी पेयर में हर पेयर में डॉलर शामिल था। गैप एनॉर्मस है, लेकिन डायरेक्शन भी देखिए। आरएमबी का फॉरेन एक्सचेंज शेयर 2022 के लगभग 7% से बढ़कर 2025 में 8.5% हुआ। यूएसडी सीएनवाई दुनिया के सबसे हेवीली ट्रेडेड करेंसी पेयर्स में ऊपर आया। यानी युआन इनसिग्निफिकेंट नहीं है,
उसका नेटवर्क जेन्युइनली ग्रो कर रहा है, लेकिन हमें दो एक्सट्रीम्स रिजेक्ट करनी चाहिए। पहली, डॉलर अगले 2 साल में खत्म, गलत। दूसरी, युआन कभी ग्लोबल करेंसी बन ही नहीं सकता, यह भी इंटेलेक्चुअली लेजी स्टेटमेंट है। सही सवाल है, कितना ग्लोबल? रिजर्व करेंसी, ट्रेड करेंसी, एशियन रीजनल करेंसी, कॉमोडिटी सेटलमेंट करेंसी, सैंक्शंस ऑल्टरनेटिव करेंसी? इनमें हर रोल अलग है। चाइना की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है रियल इकोनॉमी। अब अगर आप युआन बुल हैं तो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट आर्गुमेंट क्या होगा? बिटकॉइन नहीं, डिजिटल युआन नहीं, एम ब्रिज भी नहीं। सबसे बड़ा आर्गुमेंट है चाइना बेचता बहुत कुछ है। करेंसी अल्टीमेटली इकोनॉमिक नेटवर्क पर चलती है। आप चाइना से मशीनरी खरीदते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल्स, बैटरीज, ईवीज, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, केमिकल्स, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर कोई डेवलपिंग कंट्री चाइना से $20 बिलियन का इंपोर्ट करता है और चाइना कहता है डॉलर क्यों, युआन में पे कर दो, तो उसे कॉमर्शियल लॉजिक मिल सकता है। आईएमएफ के मुताबिक चाइनीज नॉन बैंक एंटिटीज की क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस में आरएमबी यूज करीब जीरो से बढ़ते बढ़ते लेट 2023 तक लगभग आधा पहुंच गया था। यही चाइना का सबसे पावरफुल वीपन है, ट्रेड ग्रेविटी। आप रिजर्व करेंसी कॉन्फ्रेंसेस से नहीं बनाते, आप इतनी बड़ी इकोनॉमी बनाते हैं कि काउंटर पार्ट्स आपकी करेंसी इस्तेमाल करना कन्वीनियंट समझने लगे, और चाइना ने यह कंडीशन लार्जली क्रिएट कर दी है। दूसरी स्ट्रेंथ, चाइना एनर्जी बायर है। डॉलर सिस्टम का हिस्टोरिकल एडवांटेज था, वाइल सेलर्स डॉलर चाहते थे। चाइना की इमर्जिंग एडवांटेज है कि वाइल सेलर्स चाइनीज कस्टमर चाहते हैं। इस डिफरेंस को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। अगर सऊदी अरब, यूएई, रसिया, ब्राजील या कोई कॉमोडिटी एक्सपोर्टर का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बायर चाइना बनता है, तो सेलर धीरे धीरे बायर की करेंसी कंसीडर कर सकता है। बीआईएस ने भी नोट किया है कि जैसे यूएस एनर्जी इंपोर्टर से प्रोड्यूसर एक्सपोर्टर बना और कॉमोडिटी ट्रेड ज्योग्राफी बदली, एक्सपोर्टर्स अपने नए मेजर कस्टमर्स की करेंसी प्रेफरेंस को ज्यादा वेट दे सकते हैं। यानी पेट्रो डॉलर इरोजन का सबसे बड़ा कारण कॉन्स्पिरेसी नहीं हो सकता, बहुत सिंपल इकोनॉमिक्स हो सकती है। वाइल ईस्ट जा रहा है तो प्राइसिंग आर्किटेक्चर भी धीरे धीरे ईस्ट की तरफ शिफ्ट हो सकता है। तीसरी स्ट्रेंथ, सीआईपीएस चाइना ने सिर्फ करेंसी नहीं बनाई, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया। क्रॉस बॉर्डर इंटर बैंक पेमेंट सिस्टम सीआईपीएस आज एशिया, यूरोप, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और दूसरे रीजन्स के बैंक्स को आरएमबी क्लियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर देता है। सीआईपीएस की करंट पार्टिसिपेंट नेटवर्क में हजारों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पार्टिसिपेंट्स हैं, जिसमें मेजर ग्लोबल बैंक्स भी शामिल हैं। यह इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि डॉलर का पावर केवल ग्रीन पेपर में नहीं है, पावर है कई चीजों में। बैंक्स, मैसेजिंग, क्लियरिंग, सेटलमेंट, लिक्विडिटी, कॉरेस्पॉन्डेंट रिलेशनशिप्स। अगर चाइना ये ऑल्टरनेटिव प्लम्बिंग बनाता है तो आरएमबी यूज फ्रिक्शन कम होती है। वो शायद डॉलर को डिस्ट्रॉय ना करे, लेकिन डॉलर डिपेंडेंसी कम कर सकता है, और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए इतना भी बहुत है। अब युआन की सबसे बड़ी वीकनेस को भी देखना होगा। क्या आप अपना पैसा बीजिंग में छोड़ना चाहेंगे? अब यह अनकंफर्टेबल क्वेश्चन है चाइना के लिए। मान लीजिए आप सऊदी सेंट्रल बैंक हैं, आपके पास $100 बिलियन सरप्लस है। क्या आप उसे ट्रेजरी सिक्योरिटीज में रखेंगे या चाइनीज बॉन्ड्स में? यहां प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी नहीं है, ट्रस्ट है। रिजर्व करेंसी बनने के लिए सिर्फ इकोनॉमी बड़ी होना पर्याप्त नहीं, फॉरेन इन्वेस्टर को विश्वास होना चाहिए कि मैं पैसा अंदर ला सकता हूं, निकाल भी सकता हूं, करेंसी कन्वर्ट कर सकता हूं। गवर्नमेंट अचानक कैपिटल कंट्रोल रूल नहीं बदलेगी, कोर्ट्स प्रेडिक्टेबल होंगे, प्रॉपर्टी राइट्स प्रोटेक्टेड होंगे, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ट्रांसपेरेंट होगी,
और पॉलिटिकल डिस्प्यूट होने पर मेरा असेट आर्बिट्ररीली ट्रैप नहीं होगा। आईएमएफ की 2026 चाइना असेसमेंट साफ कहती है कि चाइना में अधिकांश कैपिटल ट्रांजैक्शंस पर एक्सचेंज कंट्रोल अभी भी लागू है। आईएमएफ ने मैनेज्ड एक्सचेंज रेट और आरएमबी इंटरनेशनलाइजेशन के बीच ऑनगोइंग टेंशन को भी हाईलाइट किया है। यही युआन की एजाइल हिल है। चाइना चाहता है कि दुनिया युआन इस्तेमाल करे, लेकिन वो कैपिटल अकाउंट पर पूरा कंट्रोल भी छोड़ना नहीं चाहता। दोनों गोल्स में टेंशन है। डॉलर की असली सुपर पावर यह है कि अमेरिका आपको डॉलर खर्च करने नहीं, रखने की जगह देता है। यह शायद मेरे पूरे वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण इकोनॉमिक पॉइंट है। डॉलर सिर्फ पेमेंट मैकेनिज्म नहीं, डॉलर एक सेविंग्स मैकेनिज्म भी है। ग्लोबल इन्वेस्टर के पास सरप्लस है। वो क्या खरीद सकता है? ट्रेजरी बिल्स, ट्रेजरी नोट्स, ट्रेजरी बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, एजेंसी सिक्योरिटीज, स्टॉक्स, मनी मार्केट फंड्स, रियल एस्टेट, प्राइवेट इक्विटी, बैंक डिपॉजिट्स, डेरिवेटिव्स और एनॉनमस सेकेंडरी मार्केट्स। यानी अमेरिका दुनिया को सिर्फ करेंसी नहीं देता, अमेरिका दुनिया को फाइनेंशियल वेयरहाउस देता है। आप अपना ग्लोबल सरप्लस कहां पार्क करेंगे? यही रिजर्व करेंसी बैटल का सेंटर है। चाइना के पास गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट है, यह बहुत बड़ा है, लेकिन फॉरेन एक्सेस, कन्वर्टेबिलिटी और कैपिटल कंट्रोल्स डॉलर मार्केट जैसी ओपननेस नहीं देते। इसलिए वाइल्ड युआन में सेटल कराना एक बात है, सऊदी को डिकेड्स तक युआन असेट होल्ड करवाना दूसरी, और दूसरी ज्यादा डिफिकल्ट है। चाइना की दूसरी वीकनेस, रिजर्व करेंसी बनने की कीमत होती है। रिजर्व करेंसी होना कोई फ्री लंच नहीं। अमेरिका डिकेड्स से करंट अकाउंट डेफिसिट चला सकता है, पार्टली क्योंकि दुनिया डॉलर असेट्स डिमांड करती है। बाकी दुनिया अमेरिका को गुड्स देती है, अमेरिका उन्हें डॉलर्स और डॉलर असेट देता है। चाइना हिस्टोरिकली बहुत अलग मॉडल पर ग्रो हुआ। एक्सपोर्ट, ट्रेड सरप्लस, फॉरेन रिजर्व एक्यूमुलेशन, मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस। अब कॉन्ट्राडिक्शन देखिए। अगर युआन दुनिया की डोमिनेंट रिजर्व करेंसी बनता है तो दुनिया को ह्यूज मात्रा में युआन डिनोमिनेटेड सेफ असेट्स चाहिए। उस लिक्विडिटी को सप्लाई करने के लिए चाइना को अपनी फाइनेंशियल सिस्टम कुछ ज्यादा ही ओपन करनी पड़ सकती है। पोटेंशियली एक्सटर्नल डेफिसिट्स टॉलरेट करने पड़ सकते हैं। फॉरेन ओनरशिप बढ़ानी होगी, कैपिटल मूवमेंट्स ज्यादा फ्री करने होंगे, करेंसी पर कंट्रोल कम करना होगा। यानी ग्लोबल करेंसी बनने के लिए चाइना को अपने इकोनॉमिक मॉडल का कुछ हिस्सा पूरी तरह बदलना पड़ सकता है। और यही आयरनी है। बीजिंग चाहता है इंटरनेशनल युआन, लेकिन उस इंटरनेशनलाइजेशन की फुल प्राइस शायद अभी पे नहीं करना चाहता। डॉलर की वीकनेसेस भी कम नहीं है। मैं यहां अमेरिकन साइड को भी रोमांटिसाइज नहीं कर रहा हूं। डॉलर डोमिनेंस परमानेंट लॉ ऑफ नेचर नहीं है। स्टर्लिंग कभी डोमिनेंट थी, फिर बदल गई। डॉलर की वल्नरेबिलिटीज हैं, मैसिव यूएस पब्लिक डेट, persistent fiscal deficits, political polarization, government shutdown risk, sanctions ओवर यूज की परसेप्शन, फाइनेंशियल वेपनाइजेशन का डर और धीरे धीरे वर्ल्ड इकोनॉमी में यूएस रिलेटिव शेयर का डिक्लाइन। आईएमएफ डेटा में डॉलर रिजर्व शेयर डिकेड्स पहले के लेवल से काफी नीचे आया है। हालांकि लेटेस्ट Q1 2026 में वो फिर 57.13% था और रिसेंट मूवमेंट्स में वैल्यूएशन इफेक्ट्स भी सिग्निफिकेंट रहे हैं। यानी डॉलर इरोजन रियल है, लेकिन इरोजन और कोलैप्स अलग बातें हैं। अगर शेयर 70% से 57% हुआ, यह डाइवर्सिफिकेशन है। अगर 57% से 10% पहुंच जाए तो वो रेजिम चेंज होगा। हम अभी पहले फेज में हैं, दूसरे में नहीं। सबसे बड़ी गलती जो अक्सर ही लोग करते हैं, डॉलर वर्सेस युआन को बॉक्सिंग का मैच समझना। हम सवाल ही गलत पूछते हैं, कौन जीतेगा, डॉलर या युआन? मानो कोई बॉक्सिंग रिंग हो।
एक करेंसी नॉकआउट होगी, दूसरी चैंपियन। हिस्ट्री शायद ऐसा नहीं करेगी। ज्यादा रियलिस्टिक फ्यूचर है मल्टी करेंसी वर्ल्ड। डॉलर डोमिनेंट रहेगा, यूरो सेकंड पिलर। युआन एशिया और चाइना सेंट्रिक ट्रेड में बड़ा रोल लेगा। गोल्ड रिजर्व में बढ़ेगा। रीजनल करेंसीज बाइलैटरल ट्रेड में इस्तेमाल होगी। सीबीडीसी प्लेटफॉर्म्स और टोकेनाइज सेटलमेंट रेल्स पैरेलल सिस्टम बनाएंगे। कुछ कॉमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट्स डॉलर के बाहर होंगे, लेकिन फाइनेंशियल मार्केट्स में डॉलर डिस्प्रोपोर्शनेटली इंपॉर्टेंट भी रह सकता है। यानी डॉलर का मोनोपोली कमजोर हो सकता है बिना डॉलर के डिथ्रोन हुए। इस डिस्टिंक्शन को समझना बहुत जरूरी है। क्या 2018 वास्तव में टर्निंग पॉइंट था? अब वापस आते हैं 26 मार्च 2018 पर। क्या उस दिन चाइना ने ऑफिशियली 50 ईयर प्लान टू किल द पेट्रो डॉलर लॉन्च किया? यह चाइना का स्टाइल नहीं है। आईएनई का ऑफिशियल डिस्क्रिप्शन कभी ऐसा दावा नहीं करता। लेकिन क्या वो दिन स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट था? हां, बिल्कुल, क्योंकि चाइना ने उस दिन कहा ऑयल प्राइस डिस्कवरी में आरएमबी भी हो सकता है। फिर सीआईपीएस आया और एक्सपैंड हुआ। डिजिटल युआन इवॉल्व हुआ। एम ब्रिज जैसी एक्सपेरिमेंट्स हुई। रसिया सैंक्शंस के बाद आरएमबी एडॉप्शन बढ़ा। ट्रेड फाइनेंस में आरएमबी शेयर बढ़ी। 2025 में आरएमबी दुनिया की 5th मोस्ट ट्रेडेड फॉरेन एक्सचेंज करेंसी बना। इन सबको अलग अलग हेडलाइन की तरह मत देखिए, इन्हें एक आर्किटेक्चर की तरह देखिए। प्राइसिंग, पेमेंट, क्लियरिंग, सेटलमेंट, फाइनेंसिंग, डिजिटल रेल्स। चाइना धीरे धीरे पूरी स्टैक बना रहा है। मेरा बेस केस 2040 तक क्या हो सकता है? अगर मुझे आज सबसे प्रोबेबल सिनेरियो चुनना हो तो मैं नहीं कहूंगा कि युआन डॉलर को रिप्लेस कर देगा। मैं यह भी नहीं कहूंगा कि डॉलर डोमिनेंस अनचेंज्ड रहेगा। मोस्ट रियलिस्टिक सिनेरियो मेरे लिए है डॉलर डोमिनेंस विदाउट डॉलर मोनोपोली। डॉलर सबसे महत्वपूर्ण करेंसी रह सकती है, लेकिन उसका शेयर धीरे धीरे कम हो सकता है। युआन कमोडिटी ट्रेड में मेटेरियली बड़ा हो सकता है। चाइना लिंक्ड कंट्रीज बाइलैटरल ट्रेड आरएमबी में बढ़ा सकते हैं। मिडिल ईस्ट प्रोड्यूसर्स अपनी रिसिप्ट्स डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। सेंट्रल बैंक्स गोल्ड और नॉन ट्रेडिशनल करेंसीज बढ़ा सकते हैं। पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रैगमेंट हो सकता है। लेकिन युआन को जेन्युइन डॉलर इक्विवेलेंट रिजर्व करेंसी बनाने के लिए बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशनल लीप करना होगा। कैपिटल अकाउंट लिबरलाइजेशन, कन्वर्टेबिलिटी, डीपर सेफ असेट मार्केट्स, लीगल प्रेडिक्टेबिलिटी और फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए कॉन्फिडेंस। आज टेक्नोलॉजी बैरियर नहीं है, ट्रस्ट बैरियर है। क्या युआन डॉलर से ज्यादा पावरफुल हो सकता है? थ्योरेटिकली हां। करेंसी इटर्नल नहीं होती। अगर चाइना आने वाले डिकेड्स में सबसे बड़ी इकोनॉमी बने, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रेडिंग नेटवर्क बनाए रखे, कैपिटल अकाउंट खोल दे, फाइनेंशियल मार्केट्स डीपेन करे, रूल प्रेडिक्टेबल बढ़ाए, आरएमबी कन्वर्टेबिलिटी एक्सपैंड करे और कई देश विलिंगली युआन असेट्स होल्ड करने लगे, तो युआन ग्लोबल रिजर्व हायरार्की में ड्रामेटिकली ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर चाइना कैपिटल कंट्रोल मेंटेन करता है, करेंसी हेवली मैनेज करता है, फॉरेन कैपिटल को पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी का फियर रहता है और सेंट्रल बैंक्स आरएमबी असेट्स को सिर्फ टैक्टिकल होल्डिंग मानते हैं, तो युआन बहुत बड़ा ट्रेड करेंसी बन सकता है बिना डोमिनेंट रिजर्व करेंसी बने। और शायद यही डिस्टिंक्शन आने वाले दशक की सबसे महत्वपूर्ण मॉनेटरी स्टोरी होगी। इंडिया के लिए इसका मतलब क्या है? इंडिया को इस डिबेट को चाइना सपोर्ट या अमेरिका सपोर्ट के लेंस से नहीं देखना चाहिए। इंडिया का इंटरेस्ट क्या है? स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी, चीप एनर्जी, स्टेबल रूपी, लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, स्ट्रॉन्ग रिजर्व्स, सैंक्शंस रेजिलियंस और मैक्सिमम पॉलिसी ऑटोनॉमी। अगर ऑयल ट्रेड के कुछ हिस्से रूपी में सेटल हो सकते हैं, एक्सप्लोर कीजिए। डॉलर यूजफुल है तो यूज कीजिए। आरएमबी सेटलमेंट इकोनॉमिकली बेनिफिशियल है तो केस बाय केस इवैल्यूएट करिए। गोल्ड रिजर्व यूजफुल है
तो डाइवर्सिफाई करिए, लेकिन किसी दूसरे करेंसी ब्लॉक पर ब्लाइंड डिपेंडेंसी क्रिएट करना स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी नहीं है। डॉलर डिपेंडेंस हटाकर युआन डिपेंडेंस बनाना कोई इंडिपेंडेंस नहीं होगी, बस ओनर बदल जाएगा। इंडिया का आइडियल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए मल्टी अलाइनमेंट इन मनी, जस्ट एज इन जियोपॉलिटिक्स। डॉलर की मौत नहीं, उसके मोनोपोली की कहानी है ये। और आखिर में उसी संघाई ट्रेडिंग फ्लोर पर हम वापस लौटते हैं। 26 मार्च 2018 स्क्रीन पर पहली बार आरएमबी प्राइस्ड इंटरनेशनल क्रूड फ्यूचर्स चमकते हैं। किसी इंपायर का अंत उस सुबह नहीं हुआ था, कोई करेंसी नहीं मरी थी, लेकिन शायद एक एजम्पशन मरना शुरू हो गया था। वो एजम्पशन कि ग्लोबल ट्रेड का हर रास्ता हमेशा डॉलर से होकर ही जाएगा। आज 2026 में डॉलर अभी भी एनॉर्मसली डोमिनेंट है। 89.2% ग्लोबल फॉरेन एक्सचेंज ट्रेड के एक साइड पर, करीब 57% रिपोर्टेड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में, स्विफ्ट पेमेंट में बहुत आगे, ट्रेड फाइनेंस में कुछ ज्यादा ही डोमिनेंट। लेकिन दूसरी तरफ आरएमबी 5th मोस्ट ट्रेडेड फॉरेन एक्सचेंज करेंसी बन चुकी है। सीआईपीएस ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। चाइना के अपने क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन में आरएमबी यूजेस बहुत बढ़ चुका है। रसिया जैसी सैंक्शन इकोनॉमी ने आरएमबी एडॉप्शन एक्सेलरेट किया। सऊदी अरब एम ब्रिज आर्किटेक्चर में आ चुका है। और एनर्जी ट्रेड में नॉन डॉलर एक्सपेरिमेंट्स अब कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं है। तो सवाल, क्या युआन कल डॉलर को हटा देगा? इसका जवाब है नहीं। लेकिन सवाल, क्या डॉलर हमेशा अकेला निर्विवाद ग्लोबल मॉनेटरी हाईवे रहेगा? इसका जवाब अब शायद उतना निश्चित नहीं है। और इसी में चाइना की असली स्ट्रेटजी छुपी हो सकती है। डॉलर को डिस्ट्रॉय मत करो, उसके आसपास रोड बना दो। एक सीआईपीएस रोड, एक आरएमबी ट्रेड रोड, एक वाइल्ड फ्यूचर्स रोड, एक डिजिटल सेटलमेंट रोड, एक बाइलैटरल करेंसी रोड। फिर हर क्राइसिस के बाद कुछ ट्रैफिक उस नई रोड पर शिफ्ट होने दो। आज 2%, कल 5%, फिर 10%, और शायद 10 को बाद दुनिया डिस्कवर करे कि डॉलर खत्म नहीं हुआ, लेकिन दुनिया को डॉलर की उतनी जरूरत भी नहीं रही जितनी कभी हुआ करती थी। और ग्लोबल करेंसी की लड़ाई में शायद असली विक्ट्री यही होती है। डॉलर को हराना नहीं, डॉलर के बिना काम करना संभव बना देना। लेकिन चाइना के सामने अंतिम और सबसे कठिन सवाल अभी बाकी है। टेक्नोलॉजी उसने बना दी, ट्रेड उसके पास है, ऑयल बाइंग पावर उसके पास है, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। अब उसे दुनिया से एक चीज मांगनी है जिसे डिक्री से नहीं बनाया जा सकता, वो है ट्रस्ट। क्योंकि ग्लोबल करेंसी अंततः कंप्यूटर कोड नहीं होती। ग्लोबल करेंसी एक कलेक्टिव बिलीफ होती है। दुनिया को विश्वास होना चाहिए कि आज जो पैसा मैं तुम्हारे पास रख रहा हूं, कल भी उस पर मेरा अधिकार रहेगा। जिस दिन बीजिंग दुनिया को यह कॉन्फिडेंस उतनी मजबूती से दे पाएगा जितनी आज न्यूयॉर्क और वाशिंगटन सेंटर्ड डॉलर सिस्टम देता है, उस दिन पेट्रो युआन की कहानी वास्तव में पेट्रो डॉलर के बराबरी की कहानी बन सकती है। तब तक के लिए युआन एक चैलेंजर है, डॉलर चैंपियन है, लेकिन रिंग अब खाली नहीं है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आप अपनी राय हमसे शेयर कर सकते हैं। शुक्रिया।